हेलो। जी सर। आवाज़ आपकी आ रही है उधर से पीछे, बैकग्राउंड नॉइस। मैं बंद कर देता हूँ। जी जी ठीक है। जी सर, अब क्लियर है? जी बिल्कुल। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना था फाइनेंशियल सिस्टम्स के हवाले से ही, और ये चैप्टर नंबर 10 है हमारी बुक के अंदर। और इसको शुरू करते हैं। तो इसमें देखें तो 5 क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो हमने पढ़ने हैं डिटेल में। एक है कमर्शियल बैंक्स एंड क्रेडिट क्रिएशन। दूसरा है यील्ड ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, और फिर इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल बैंक ओवर फाइनेंशियल मार्केट्स, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये 5 क्वेश्चन हैं जो हमने डिस्कस करने हैं इसके ऊपर। ठीक है ना जी। तो इसमें सबसे पहले ये है कि हमें ये समझ आ जाए कि जो बैंक है वो क्या है, और बैंक की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले भी कराई थी, लेकिन अब मैं दोबारा भी आपको करवा देता हूँ। जैसे ये ये फ़र्ज़ कीजिए कि बैंक, सॉरी, ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये सेवर्स हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे पास हैं वो बैंक है, और तीसरे जो एंटिटी है वो है इन्वेस्टर्स। ये मैंने पहले भी समझाया था। तो सेवर्स क्या करते हैं, अपना पैसा जाके बैंक में जमा करवाते हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक उनको उनका इंटरेस्ट पे करता है। तो जब भी सेवर्स जो हैं वो बैंक में अपना पैसा जमा करवाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी अकाउंट में वो जमा करवाते हैं। यानी जब फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए गया और उसने जाके बैंक में 100 रुपये जमा करवाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिपॉज़िट कितना है, डिपॉज़िट फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपया है जो कि जमा होना है। ये इसको हम डी कह देते हैं, डी फॉर डिपॉजिट्स। अब इसके ऊपर जो बैंक सेवर को मैंने बताया था जो इंटरेस्ट रेट पे करता है, उसको हम डिपॉजिट रेट कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिपॉजिट रेट। और एक्चुअली ये इंटरेस्ट रेट है जो कि डिपॉजिट रेट क्या है, डिपॉजिट रेट इसको डी आर कह देते हैं। डिपॉजिट रेट इज़ द interest rate that bank gives to the savers for their savings or deposits। ये डिपॉजिट रेट है। अब जारी सी बात है, जब वो बैंक में जाके पैसा जमा कराएगा तो उसको किसी न किसी अकाउंट में जमा कराएगा। तो वो अकाउंट कौन कौन से हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो उसमें पहला जो है वो करंट अकाउंट है। दूसरा जो है वो सेविंग अकाउंट है। और तीसरा जो है वो है क्या कहते हैं उसको, पीएलएस अकाउंट, या तीसरा है टाइम डिपॉजिट्स। और चौथा जो है हमारे पास उसे हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर पीएलएस अकाउंट। ये 4 मेन
काइंड्स होती हैं अकाउंट्स की। तो जो बैंक में यहाँ पर वो पैसा जमा कराएगा ना आके बंदा बैंक के अंदर, ये जो 100 रुपये जमा करवाना है, वो पहले किसी अकाउंट में अकाउंट ओपन होगा उसका कोई ना कोई। तो वो अकाउंट कौन कौन से हैं? करंट अकाउंट है ये, इसके ऊपर बैंक जो है वो इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, इसको डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं, और इसको ट्रांजैक्शन अकाउंट भी कहते हैं, ट्रांजैक्शन अकाउंट भी कहते हैं इसको। ये सारे नाम इसके अंदर हैं। इसके ऊपर बैंक जो है, बैंक डज नॉट गिव इंटरेस्ट। हालांकि बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं तो बैंक को इंटरेस्ट देना चाहिए, लेकिन इस अकाउंट पे बैंक आपको नहीं देता, बल्कि बैंक आपसे इस अकाउंट के ऊपर चार्ज करता है उल्टा, चार्ज सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस। अच्छा, जो सेविंग अकाउंट है ये, इस पे बैंक जो है वो माइनर इंटरेस्ट पे करता है। एज ए सेवर आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नॉर्मली ये करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं बिजनेसमैन, बिजनेसेस जो होते हैं ना वो कराते हैं, बिजनेसमैन करवाते हैं, इसको ओपन करवाते हैं। सेविंग अकाउंट के ऊपर बैंक जो है वो माइनर इंटरेस्ट आपको पे करेगा। टाइम डिपॉजिट के ऊपर आपको सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट पे करता है, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट मिलता है सेवर्स को। तो ये तीनों देखें तो आपको पता चलता है कि इसमें ये सर्विस चार्जेस जो बैंक लेता है इसके ऊपर, ये एक्चुअली इंटरेस्ट लेता है, जिसको सर्विस चार्जेस का नाम दे दिया जाता है। हालांकि आप एज ए सेवर वहाँ पैसा भी दे रहे होते हैं, लेकिन बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं पे करता, यानी डिपॉजिट रेट नहीं देता। ये जो सेविंग अकाउंट पे डिपॉजिट रेट मिलता है माइनर सा, और टाइम डिपॉजिट पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। पीएलएस जो अकाउंट है इसको हम प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट कहते हैं। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये इस्लामिक होता है, नो इंटरेस्ट। तो ये एक्चुअली प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट है, इसके नाम से पता चल रहा है, और ये इस्लामिक है, दैट इज़ इस्लामिक। तो इसके अंदर आपको सूद नहीं मिलता, पीएलएस अकाउंट के अंदर नो इंटरेस्ट। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ आ गए आपको। अब इसमें आम बैंकों में जाएंगे तो इनके नाम चाहे जो मर्जी हों, कहीं पे इसको फ्रीडम अकाउंट का नाम दे देंगे, कहीं पर इसको कोई नाम दे देंगे, लेकिन होते ही ये चारों में से कोई ना कोई है। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट है, यानी पहले जब आप डिपॉजिटर बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए आएगा तो उसको ये अकाउंट ओपन कर होगा तो वो पैसा जमा होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। अब अगली बात जो वो ये है कि बैंक के पास अगर 100 रुपये आ गया है, फॉर एग्जांपल डिपॉजिट आ गया है, तो बैंक ये पैसा उठा के किसको देता है? इन्वेस्टर को देता है। इसका मतलब ये है कि वो सारा पैसा नहीं देता। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास डिपॉजिट आया है डी, वो आया 100 रुपये, ठीक है ना जी, 100 रुपये आया। तो ये जो 100 रुपये आया हुआ है बैंक के पास, इसको उन्होंने 100 रुपया जो है बैंक के पास आया, सेवर ने जमा कराया, वो 100 का 100 उठाकर, ये 100 का 100 उठाकर इन्वेस्टर को नहीं देता, बल्कि इसके इस डिपॉजिट के या इस 100 रुपये के 3 टुकड़े किए जाते हैं। ये ज़रा समझिए, एक को हम कहते हैं CRR, एक को हम कहते हैं SLR, और एक को हम कहते हैं लोन, लोन टू इन्वेस्टर्स। ठीक है जी। ये 3 टुकड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि CRR, SLR और लोन टू द इन्वेस्टर, ये तीनों किस चीज़ के हिस्से हैं? ये तीनों डिपॉजिट के हिस्से हैं। तो CRR क्या है? CRR का क्या मतलब है? इसका मतलब है कैश रिजर्व
रेशो, या बाज़ औक़ात इसको कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट भी कह दिया जाता है। अच्छा, कैश रिजर्व रेशो क्या है? कैश रिजर्व रेशो जो है किसका हिस्सा है? इज अ पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। ये देखें, ये डिपॉजिट का हिस्सा है। ये CRR जो है टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है। एक तो बात ये समझ आ गई, कैश CRR क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स which is held by the commercial banks with the सेंट्रल बैंक। ये है जी डेफिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि डिपॉजिट्स का ये वो हिस्सा है जो कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखवाते हैं, ठीक है। ये CRR कहलाता है। अच्छा, इसी तरीके से जो SLR है, SLR की डेफिनेशन करें तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी क्या है, या रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, इज दी, यही वाली बात, इज दी पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, इज दी पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। तो इतनी डेफिनेशन तो सेम है, क्योंकि SLR भी किसका हिस्सा है? SLR भी डिपॉजिट्स का ही हिस्सा है, डिपॉजिट्स का ही। तो SLR स्टैट्यूटरी कहते हैं कानूनी तौर पर लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट या रेशो है which is held by the commercial banks with themselves। यानी ये बैंक खुद अपने पास रखते हैं। हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद themselves, अपने पास ही रखते हैं। ये SLR है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ करें कि 100 रुपया बैंक में आया है और 100 रुपया किसने दिया है? ये सेवर ने 100 रुपया जमा करवाया डिपॉजिट्स की शक्ल में, किधर? बैंक के अंदर। तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने इस डिपॉजिट के 3 टुकड़े किए हैं। एक को CRR कहते हैं और दूसरे को हम SLR कहते हैं, ठीक है ना जी। ये SLR है। तो CRR फ़र्ज़ कर लें, CRR जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं 5% है और SLR फ़र्ज़ कर लेते हैं 10% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपया बैंक के पास आया है तो 5% जो है वो 100 रुपये का वो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवाएगा। तो 100 रुपये का 5% निकालें तो 5 रुपये बनता है। तो 5 रुपया ये हो गया, और 10% SLR हो तो वो 100 रुपये का 10% निकालें तो वो 10 रुपये बन जाते हैं। 10 रुपये ये हो गए। 10 जमा 5 15, और बाकी कितना बचेगा? यानी 85% जो है वो लोन दिया जाएगा। इसका मतलब बैंक्स जो हैं वो सारा पैसा उठा के 100 रुपया, तो ये लोन कितना जाएगा? 85 रुपीज़ का लोन जो है वो इन्वेस्टर को दिया जाएगा। तो 15 कहाँ चला गया? 5 चला गया CRR के अंदर, और 10% फ़र्ज़ कर लें, ये रेशो में फ़र्ज़ किए हैं कि अगर ये रेशो इतनी हो तो इनको हम 5% वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करा देगा, यानी 5 रुपये फॉर एग्जांपल, और 10 रुपये वो अपने पास रखेगा। ये देखें ना, CRR का मतलब है कि डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवा देते हैं उसे CRR कहते हैं। तो यहाँ 5% का मतलब 5 रुपये है। और इसी तरीके से SLR का मतलब है डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखते हैं। और किस लिए रखते हैं?
to meet their depositors demand। क्योंकि अगर ये मांगने के लिए वापस आ गया, सेवर ने कहा मेरा पैसा वापस करो, तो बैंकों के पास इतना पैसा हो कि वो इनको वापस कर सके। तो इसलिए SLR जो है ना, ये बैंक का वॉलेट कैश है, वॉलेट कैश, इसको वॉलेट कैश भी, ये बैंक के वॉलेट में पड़ा हुआ है, बैंक के पर्स में पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना बात। तो CSL, तो ये CRR और SLR, इन दोनों को कहते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ये कौन लगाता है? ये हर मुल्क का सेंट्रल बैंक तय करता है। CRR और SLR कौन तय करता है? रिजर्व रिक्वायरमेंट डिटरमिन्ड बाय, कौन डिटरमिन करता है? डिटरमिन्ड बाय सेंट्रल बैंक। ये है रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो कौन तय करता है? सेंट्रल बैंक करता है। और ये यहाँ पे फर्ज करें अगर ये 5% थी जैसे मैंने अभी बताया और ये 10% है, तो टोटल रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी बन जाएगी? टोटल रिजर्व रिक्वायरमेंट 15% बन जाती है। ठीक है ना जी। तो ये है आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये क्लियर होगी बात आपको? अच्छा जी। जी, तो ये बातें समझ आ गई आपको, रिजर्व रिक्वायरमेंट कैसे होती हैं पूरी। और ये हमेशा किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक तय करता है। और इस सिस्टम को हम फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम कहते हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम का मतलब ये है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सेंट्रल बैंक ये बताता है कि कमर्शियल बैंक ने किस तरीके से अपने डिपॉजिट्स का कितना फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन मींस पार्ट, कितना पार्ट जो है रिजर्व के तौर पर रखना है। तो ये यहाँ पर मैंने फ़र्ज़ किया कि 15% रखना है। ठीक है ना जी। ये है जो आपको समझने की ज़रूरत थी। CRR और SLR जो सेंट्रल बैंक तय करता है, किसके लिए? कमर्शियल बैंक के लिए। कमर्शियल बैंक इसके मुताबिक फिर डीलिंग करता है। तो बहरहाल इस चीज़ को समझ गए होंगे आप लोग। तो अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ से अगर हम बैंक की डेफिनेशन करें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखें तो आप ये कह सकते हैं कि बैंक जो है, बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। ये देखें, ये बैंक जो है, ये बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच बोरोज, है ना, ये बोरोज, क्योंकि सेवर जब आपको पैसा जमा कराता है ना बैंक को, तो असल में वो बैंक को कर्जा दे रहा होता है। तो विच बोरोज फॉर लैंडिंग, ये लैंडिंग, ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें समझ आया
कि जब भी सेवर अपना पैसा इधर जमा कराएगा तो एक्चुअली बैंक यहाँ पे 2-3 काम कर रहा है। फंक्शंस ऑफ द बैंक क्या आगे, फंक्शंस ऑफ बैंक नज़र आते हैं हमें यहाँ पे। क्या बोला? नंबर 1 कि वो सेवर से पैसे ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, ये वाली बात है, दिस वन, है ना। नंबर 2 ये वाली चीज़ है कि वो लोन देता है किनको? इन्वेस्टर्स को। बैंक का और इन्वेस्टर का ताल्लुक है, यानी एडवांस करता है। क्या भला? एडवांसिंग द लोन्स। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया बैंक का। कर्जा देना, ठीक है। ये है कर्जा लेना। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट मीन्स कि बैंक कर्जा ले रहा है, और ये क्या है? कर्जा दे रहा है। जब वो बैंक इन्वेस्टर को कर्जा देता है तो इन्वेस्टर बैंक को सूद देता है, और इस सूद को हम कहते हैं एडवांसिंग रेट, या इसको कहते हैं लेंडिंग रेट, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कह रहे हैं एलआर, और इसको डिपॉजिट रेट को कह लें डीआर। ये दोनों इंटरेस्ट रेट हैं। ये मैंने शायद पहले भी समझाया था आपको कि अगर हम लेंडिंग रेट में से डिपॉजिट रेट माइनस कर दें तो इसे इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। तो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड क्या है? लेंडिंग रेट माइनस डिपॉजिट रेट। तो फर्ज करें अगर बैंक ने इसको डिपॉजिट 100 रुपये जमा कराया और डिपॉजिट रेट फर्ज कर लें 20% है फॉर एग्जांपल, और तो ये एडवांसिंग रेट तो उससे ज़्यादा ही होगा ना। फॉर एग्जांपल वो 30% होगा। तो 30% लैंडिंग रेट है और 20%, तो 10% जो है वो आपके पास इंटरेस्ट रेट स्प्रेड आ जाता है। ये वो है जो बैंक मुनाफा कमाता है, क्योंकि 30% लेके ना इन्वेस्टर से, तो 20% इसको दे देता है सेवर को, 10% वो खुद खाता है। यहाँ से समझ आया कि बैंक जो है वो एक्चुअली 2 काम तो हमें नज़र आ रहे हैं कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर 2 वो लोन एडवांस कर रहा है, नंबर 3 जब ये लोन एडवांस करता है तो सारा 100 का 100 रुपया उठा के नहीं दे देता, बल्कि रिजर्व रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है। यानी क्या करता है? रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। फुलफिलिंग दी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ये 3 काम हमें नज़र आ गए जो बैंक करता है। और बैंक क्या है? बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच बोरोज फॉर लैंडिंग। विच बोरोज यानी ये क्या कर रहा है? ये बोरो कर रहा है किससे? फॉर लैंडिंग। ये समझ आई बात? यानी बैंक इंटरमीडियरी है, ये इंटरमीडियरी है, मिड में है। ये इनसे सेवर से क्या करता है? ये सेवर से बारो करता है। जब ये बैंक, ये सेवर से आप पैसा लेते हैं ना, ये सेवर हैं, तो सेवर जब बैंक को पैसा देते हैं तो एक्चुअली, या बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो असल में बैंक को कर्जा दे रहे होते हैं, और इसलिए हम कहते हैं एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। और फिर वही पैसा उठा के वो किन को दे देता है? वही पैसा उठा के वो इनको देता है, इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स के साथ इसका मतलब बैंक का ताल्लुक, 2 मेन काम है बैंक के, एक एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, ये वाली चीज़ हो गई, दिस वन, है ना, ये वाली चीज़, और दूसरी ये है कि एडवांसिंग द लोन्स, ये वाली चीज़ होगी, ये वाली, ठीक है ना जी। और जब लोन देता है तो फिर रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी पूरा करके दे रहा होता है। यानी ये 85 रुपये जो दिए हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर है? इसके पीछे ये ये फैक्टर है जो मैंने अभी आपको समझाया। इसका मतलब डिपॉजिट के ही 3 टुकड़े होते हैं। डिपॉजिट के ही 3 टुकड़े होते हैं, और डिपॉजिट लोन भी डिपॉजिट का हिस्सा है, एसएलआर भी डिपॉजिट का हिस्सा है, और सीआरआर भी किसका हिस्सा है? डिपॉजिट का हिस्सा। ये तीनों, तो डिपॉजिट के 3 टुकड़े होते हैं। ये डिपॉजिट जो बैंक में जमा करवाया था किसने भला? सेवर ने। इसको इसके इसके 3 टुकड़े होते हैं। ये समझ आ गई? ये रिजर्व रिक्वायरमेंट कौन तय करता है? रिजर्व रिक्वायरमेंट ये सेंट्रल बैंक बताता है, कमर्शियल बैंक। और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ
पाकिस्तान, SBP कहते हैं, ये पाकिस्तान का पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है और ये 1948 में बना था और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका इफ्तिताह किया था 1 जून को, मेरा ख्याल है, या जुलाई को 1948। चेक कर लीजिए, स्टेट बैंक। ठीक है ना जी, ये क्लियर होगी मैं सारी बातें कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अच्छा, मज़ीद ये कि अब हम इस चीज़ को समझते हैं बुक से। ये देखें जी, ये बुक के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि कमर्शियल बैंक एंड क्रेडिट क्रिएशन। सबसे पहले तो बैंक बताया इसने कि बैंक्स फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, और इनकी जो टाइप्स हैं बैंक की वो क्या है। मैंने भी बैंक की डेफिनेशन की है कि बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच बोरोज फ्रॉम द डिपॉजिटर्स और सेवर्स फॉर लेंडिंग टू इन्वेस्टर्स। ठीक है। अच्छा, इसमें अब पहला आ रहा है क्लियरिंग बैंक्स। क्लियरिंग बैंक्स कौन से होते हैं? जो बैंकों के चेक्स को क्लियर करते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो क्लियरिंग बैंक है वो सेंट्रल बैंक ही है, यानी सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का वो क्लियरिंग बैंक है। यानी एक चेक जब आप जमा करवाते हैं बैंक में किसी में, तो उसकी फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस चेक की, तो क्रॉस चेक जब बैंक में जमा होता है तो उसकी डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती है, तो उसकी क्लियरिंग होती है। तो वो क्लियरिंग कौन करता है? वो नॉर्मली सेंट्रल बैंक करता है, इसलिए सेंट्रल बैंक को क्लियरिंग बैंक भी कहा जाता है। और पाकिस्तान में आजकल ये काम निफ्ट करता है। निफ्ट कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी। ये सेंट्रल बैंक का झेली अदारा है या सब जो है उसका पार्ट है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी। ये पाकिस्तान में चेक की क्लियरेंस के लिए यूज़ होता है ये वाला। तो चेक, एक बैंक का चेक अगर दूसरे बैंक में जाता है तो इधर से क्लियर होके जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी फर्ज कर लीजिए कि मैंने यहाँ से, फिर आपको चेक की काइंड्स भी समझना ज़रूरी है, वो भी मैं आपको समझा ही दूँ। ये देखें, काइंड्स ऑफ चेक, काइंड्स ऑफ चेक समझाने लगा। देखें, एक होता है आपका बेयरर चेक। बेयरर चेक क्या होता है? चेक की अगर आपने शक्ल देखी हो तो इस तरह से होता है चेक, और इसमें फॉर एग्जांपल ABL का है, लाइट बैंक का, तो उसकी ब्रांच कोड लिखा होता है। ठीक है ना। यहाँ पर चेक नंबर होता है, कोई चेक नंबर होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे डेट होती है, यहाँ पे लिखा होता है पे, और यहाँ लिखा होता है और बेयरर, ये छपा हुआ होता है ऐसे। और पाकिस्तान में यहाँ लिखा होता है रुपीज़, और ये एक डब्बा सा बना होता है यहाँ पे रुपीज़, और ये बाकी इन्फॉर्मेशन होती है बैंक के रेलिवेंट यहाँ पे। तो ये है जी बेयरर चेक। अब फॉर एग्जांपल आज आप ये चेक लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चेक लिख रहा हूँ, तो 16 नवंबर है, 16/11/2020, और मैं अब बैंक चेक होता क्या है? चेक एक ऑर्डर होता है बैंक के नाम, एक मतलब रिटन ऑर्डर होता है जिसमें आप, जिसने पैसा जमा कराया होता है बैंक में और उसने बैंक से पैसा निकलवाना हो, तो वो या तो ATM कार्ड के ज़रिए निकलवा ले या फिर वो चेक लिख के पैसे निकलवा ले। अब फ़र्ज़ करें कि मेरा अकाउंट ABL में है और मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं लिखता हूँ अपने बैंक को कि पे करो, तो वो कहता है पे किसको करूँ? तो यहाँ मैं लिखता हूँ सेल्फ। सेल्फ का मतलब ये है कि मुझे ही कर दो, और या और बेरर लिखा ही हुआ है।
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000 रुपीज़ मुझे चाहिए, 10,000 ओनली। तो यहाँ पर भी मैं 10,000 लिख देता हूँ, ठीक है ना जी। और यहाँ मैं साइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये अब चेक रेडी है। अब मैं ये ले जाता हूँ और बैंक वाला क्या करेगा, इसके मुझे 10,000 रुपये दे देगा। वो मुझसे पूछेगा ही नहीं तुम कौन हो। उसकी वजह ये है कि उसने ये पढ़ा है कि सेल्फ समझ रहे हैं, उसे पता है कि ये सेल्फ है और बेरर है। तो वो कहता है कि मैं इसको क्या समझता हूँ, बेरर। बेरर मतलब चेक, यानी ये बेरर का मतलब क्या होता है, हु होल्ड्स दिस चेक। इसका क्या मतलब है, हु होल्ड्स दिस चेक, जिसके पास ये चेक होगा उसी का ही है ये। तो वो मुझे कहता है कि ठीक है, मैं आपको क्या कंसीडर करता हूँ, बेरर। ये बात समझ आ गई, ये बेरर चेक है। अब फर्ज करें कि ये बेरर चेक क्लियर हो गया। अब ये फर्ज करें ये गुम हो जाता है और इसको मिस्टर अली उठा लेता है, तो मिस्टर अली क्या बन जाएगा, बेरर बन जाएगा, और बैंक उसको भी पेमेंट कर देगा। क्योंकि बैंक इस तरह के चेक, बेरर चेक के लिए बैंक को किसी किस्म की आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कहेगा जी बेरर है जो भी है। इसलिए जब भी बेरर चेक अगर गुम होए तो फौरी तौर पर बैंक को चेक नंबर बताइए और उन्हें रोकिए कि ये वाली पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये गुम हो गया है फौरी तौर पे, वरना बैंक जिम्मेदार नहीं है। दूसरी जो काइंड है ना बेरर, दूसरी जो चेक की काइंड है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होता है, ऑर्डर चेक में ये होता है कि ये मैं दोबारा लिख के समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेरर। तो इसमें क्या करना है, आपने इस बेरर के ये भी ख़त्म कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये दोबारा वो बेरर, यहाँ पे लिखा होता है और बेरर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर अब फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ। तो अब मैं लिखता हूँ पे मिस्टर मोहम्मद अली, और ये अब मैं यहाँ पे बेरर का लफ्ज़ काट के लिख देता हूँ ऑर्डर। तो ये कौन सा चेक बन जाएगा, इस चेक को कहेंगे ऑर्डर चेक। अब इधर मैं साथ उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिख देता हूँ, कोई भी जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर। अब अगर ये वाला पेमेंट जो होगी ना, ये बैंक इसको पे करने का जिम्मेदार है, किसी गलत बंदे को बैंक नहीं कर सकता। वो बैंक, अब बाई ऑर्डर मैंने कहा है कि इस चेक की पेमेंट जो है वो अली को ही करनी है। अब वो जब अली को ही मैं दूंगा ये चेक, ऑर्डर चेक है और मैं अली को दे दिया। अब अली जब ये लेके जाएगा तो वो पूछेंगे जी कौन है अली, वो अली का शनाख्ती कार्ड देखेंगे, वहाँ से उसका नंबर चेक करेंगे और फिर पेमेंट करेंगे। और इसको फॉर एग्जांपल ये गुम हो जाता है और मिस्टर हसैन उठा लेता है, तो हुसैन को पेमेंट नहीं होगी क्योंकि उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा नहीं होगा, और वो ऑर्डर बाई ऑर्डर जो है बैंक इसकी पेमेंट का जिम्मेदार भी है। ये समझ आ गई बात। तो ये था ऑर्डर चेक। तीसरा जो चेक होता है उसे हम कहते हैं क्रॉस चेक। ये क्रॉस चेक है, ये पहला काइंड है, ये दूसरी काइंड है, और तीसरी। क्रॉस चेक में क्या होता है वो भी मैं दोबारा समझा दूं। क्रॉस चेक में क्या होता है, ये फर्ज कर लें बेरर चेक है। अब क्रॉस चेक में फॉर एग्जांपल मुझे आता है ये चेक, मेरे नाम पे आता है, और ये मुझे किसी यूनिवर्सिटी ने भेजा कि ये रमज़ान शेख के नाम ये चेक है, और ये उन्होंने अपने साइन सून करके भेज दिया, और इधर उन्होंने लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे 2 लाइनें लगा दी। ये क्रॉस चेक है। अब मैं ये ले जाऊँ अपने अकाउंट में, मेरा जो फॉर एग्जांपल अकाउंट है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं HBL में,
तो मैं ABL का मुझे चेक मिल गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसकी ये क्रॉस चेक जो होता है ना, इसकी डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती, ये अकाउंट में जमा होता है। तो अब मैंने अपनी डिपॉजिट स्लिप लेके ना HBL की, उसमें मैंने ये जमा करवा दिया। अब ये कहाँ चला जाएगा? ये क्लियरिंग के लिए जाएगा। कहाँ पे भला? मेरा बैंक कौन सा है? मेरा बैंक है HBL। मेरे बैंक जो है वो और ABL का जो राब्ता होगा वो किस तरह होगा? अब HBL मेरा जो बैंक है वो ABL से राब्ता करेगा, किसके थ्रू? निफ्ट के थ्रू। पाकिस्तान में उसे क्या कहते हैं? निफ्ट। और ये किसका इदारा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी सेंट्रल बैंक का ही ये एक झेली इदारा है। तो इसके थ्रू ये चेक इधर जाएगा, ABL इसकी पेमेंट करेगा और ABL से मेरे अकाउंट में फिर पैसे ट्रांसफर होंगे। लेकिन इसमें दरमियान में कौन होगा? निफ्ट। इसको कहते हैं क्लियरिंग बैंक। ये जो क्लियर कर रहा है दरमियान में ABL, ये तमाम बैंकों के चेक्स क्लियर करेगा। जिसने भी क्लियर करने हैं वो निफ्ट आ जाएगा और निफ्ट के थ्रू अपने अपने जो क्लियरिंग होगी वो कर लेंगे। इसको हम कहते हैं क्रॉस चेक। ये इसलिए समझाया ताकि आपको क्लियरिंग बैंक समझ आ सके। चौथी जो काइंड होती है ना, उसे हम कहते हैं ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक ये होते हैं जिसमें आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और बड़ी अमाउंट है, तो आप उनके बैंक के पास जाएं, उन्हें कहें जी ये 10 लाख रुपया रख लें, वो एक आपको एक चेक सा बना के दे देंगे। छपा हुआ ही होता है उनके पास, उस पर 10 लाख लिखा होगा। ये कागज़ का एक टुकड़ा आप ले जाएंगे 10 लाख रुपए का, ठीक है ना जी। और वो वहाँ से उधर से जाके पैसे ले लेंगे। लाहौर से कराची जा रहे हैं तो कराची में जाके पेमेंट ले लेंगे आप। तो ये ट्रैवलर्स चेक्स होते हैं। ठीक हो गया जी। तो आगे क्या है? बुक पे आ जाए। ये देखें क्लियरिंग बैंक समझ आ गए कि इसमें क्लियर करते हैं एक चेक को दूसरे बैंक के चेक को आपस में। उसके बाद जो बैंक की मज़ीद काइंड्स है उसमें उसने बताया रिटेल बैंक्स या कमर्शियल बैंक्स। रिटेल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स वही हैं जो मैंने अभी बताया, जो क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और वो लोन एडवांस करते हैं और रिजर्व रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। चूँकि ये बुक आप जो पढ़ रहे हैं ये यूके की बुक पढ़ रहे हैं और यूके के अंदर इन्हीं बैंक्स को हाई स्ट्रीट बैंक्स भी कहा जाता है। हाई स्ट्रीट्स कहते हैं जो उनके बाज़ार होता है ना, मेन बाज़ार, उसे कहते हैं हाई स्ट्रीट, और वहाँ पर ये बैंक्स भी होते हैं उनके, जैसे HSBC और बर्कले वगैरह, ये उनके बैंक हैं यूके के। फिर है होलसेल बैंक्स। होलसेल बैंक्स वो होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ में कस्टमर्स को पेमेंट कर रहे होते हैं और वो स्पेशलाइज्ड भी होते हैं लैंडिंग के अंदर। लैंडिंग कहते हैं कर्ज देना। और जैसे पाकिस्तान में देखें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, यानी ZTBL है, ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड। फिर IDBP है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, वो ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के लोगों को कर्ज देने के लिए। और ZTBL ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड वो सिर्फ ज़रूरी कर्जे देने के लिए स्पेशलाइज्ड बैंक है। ये होलसेल बैंक भी कहलाते हैं जो कि मेजर कस्टमर्स और लार्ज अमाउंट में ये कर्जे दे रहे होते हैं। तीसरी जो काइंड है बैंक्स की उसे हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स कहते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स को मर्चेंट बैंक्स भी कहा जाता है। ये वो बैंक्स होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो नई फर्म्स आती हैं उनके शेयर्स को सबसे पहले खरीदते हैं। समझ गए? इनको अंडर राइटर्स भी कहते हैं। जो भी नई फर्म्स अपने शेयर बेचती हैं तो सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स उनको खरीदते हैं और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाके उनकी शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। नए जो होते हैं, बिल्कुल नए। पुराने जो शेयर्स होते हैं उनकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ही शेयर खरीदो फरोख्त होती है। नया जो भी कंपनी आएगी पहले वो अपने शेयर्स इन्वेस्टमेंट बैंक को बेचेगी। ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स कहलाते हैं। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। मैंने 3 फंक्शंस तो अभी समझाए हैं आपको कि कौन कौन से हैं। ये देखें 3 फंक्शंस तो मैंने अभी समझाए हैं। कौन कौन से? ये वाले कि एक, ये वाले 3 मैंने समझाए कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये वाला काम है, ये वाला, ये आपके सामने डायग्राम। फिर एडवांसिंग द लोन्स, ये वाली चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर रिजर्व रिक्वायरमेंट भी मैंने अभी समझाई है। ये देखें ये कि CRR और SLR दोनों को मिलाएं तो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कहलाता है। ठीक है ना जी। ये वाली चीज़ सारी, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। और इस सिस्टम को फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम कहते हैं। ये मैंने अभी समझाई है आपको। अच्छा, अब ये फंक्शंस बिल्कुल वही हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। इसमें पहला ये है कि प्रोवाइडिंग अ पेमेंट मैकेनिज्म।
पेमेंट मैकेनिज्म कमर्शियल बैंक करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जारी सी बात है कि सबसे पहले तो क्लियरिंग सिस्टम आ जाता है कि एक बैंक दूसरे बैंक की चेक्स को क्लियर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी बिटवीन द अकाउंट्स, एक ही ब्रांच, एक ही बैंक के डिफरेंट अकाउंट्स हो सकते हैं, उनमें पेमेंट आ रही है जा रही है, या डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर पेमेंट जा रही आ रही है, या डिफरेंट बैंक्स के अंदर पेमेंट आ रही है या ट्रांसफ़र हो रही है मनी। और इससे ये होता है कि लोग जो होते हैं वो अपनी पेमेंट को बाई चेक जो है वो देते हैं और बैंक्स उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं थ्रू ट्रांसफरिंग सिस्टम जो मैंने अभी समझाया आपको। उसके अलावा लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं। इसका मतलब इंडिविजुअल्स हों या फर्म्स हों या गवर्नमेंट हो, वो अपने पैसे को स्टोर करते हैं कहाँ पर, बैंक में। और बैंक जो है वो इसी मकसद के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट रेट भी ऑफ़र करते हैं ताकि लोग पैसा, सेवर्स जो है ना, ये सारे तीनों जो हैं वो सेवर भी हो सकते हैं, यानी ये तीनों इंडिविजुअल, फर्म्स और गवर्नमेंट, ये सेवर भी हो सकते हैं। ये तीनों लैंड बारवर भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये कर्ज ले भी सकते हैं, कर्ज दे भी सकते हैं। ये सेवर होंगे तो लैंडर बन जाएंगे, और अगर ये कर्ज लेने वाले होंगे तो फिर बोरवर बन जाएंगे। तो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स इनसे पैसा इकट्ठा करते हैं। और कहाँ इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे उसने फिर बैंक, इसने बताया कि अकाउंट्स कितने हैं, ये मैं आपको, इसने 2 बताया, मैंने आपको 4 अकाउंट्स बता दिए जो मेन है, ये मैं समझा चुका हूँ पहले, ठीक है ना। ये डिपॉजिट अकाउंट्स का मतलब सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट में पहले समझा चुका हूँ। इसके ऊपर मैंने करंट अकाउंट के ऊपर आपको ये बात समझाई है कि बैंक जो है वो आपसे सर्विस चार्जेस लेता है। सर्विस चार्जेस मींस इंटरेस्ट लेता है। सर्विस चार्जेस का मतलब है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेता है आपसे। हालांकि आप पैसा भी बैंक को दे रहे हैं, लेकिन बैंक क्या करता है, आपसे इंटरेस्ट लेता है। हालांकि रूल ये है कि जो वो पैसा लेगा वो इंटरेस्ट देगा, लेकिन यहाँ करंट अकाउंट में बैंक पैसा भी लेता है और इंटरेस्ट भी लेता है, क्योंकि बैंक आपका करंट अकाउंट जब ओपन होता है तो बैंक आपका मुंशी बन जाता है। कभी वो पैसे ले रहा होता है, कभी दे रहा होता है, तो बैंक कहता है मुझे इसके पैसे दो। फिर दूसरी चीज़ मैंने अभी समझाई थी, लेंडिंग मनी। बैंक कर्जा देता है लोन की शक्ल में, ओवरड्राफ्ट की शक्ल में। फिर बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी पूरा पढ़ा था हमने कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या होता है, जो एफएटी करता है, फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रिस्क को ट्रांसफॉर्म करता है और मेच्योरिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में समझी थी। उसके बाद बैंक क्या करता है, ये बैंक के फंक्शंस हैं। बैंक के वो 3 फंक्शन तो मैंने आपको समझा दी। एक ये वाला तो है एडवांसिंग द लोन्स, है ना, एडवांसिंग द लोन्स, ये बी जो है, जो सॉरी बी नहीं, ये जो सी है, और जो जो ए है, सॉरी जो बी है, ये क्या है, ये है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, है ना, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। ये 2 फंक्शन तो मैंने पहले समझा दिए। फिर ये क्लियरिंग हाउस वाला काम मैंने समझाया अभी आपको। फिर ये है कि बैंक जो है वो एफएटी करता है, फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन, पिछले लेक्चर में समझाया था। और उसके बाद है कि बैंक जो बाज़ औक़ात कई बैंक ऐसे हैं जो कि फ़ॉरेन करेंसी में भी डील कर रहे होते हैं, तो फ़ॉरेन करेंसी लेनी हो या बेचनी हो तो वो बैंकों के पास चले जाएं आप। तो ये हैं जी सारी चीज़ें। इसके अलावा बैंक और भी बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे आप बिल जमा करा देते हैं बैंक के अंदर, यानी यूटिलिटी बिल्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं। प्लस बैंक जो है वो आपका मुख्तलिफ बिजनेसेस में आपका गारंटर भी बन जाता है। तो इस तरह की कई बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये पहला टॉपिक समझ आ गया कि बैंक क्या है, बैंक की काइंड्स क्या हैं और बैंक के फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि बैंक के गोल्स क्या क्या है। तो बैंक के 3 मेन गोल्स हैं। इनको हम ट्रिपल एस्पेक्ट ऑफ बैंक लैंडिंग भी कहते हैं। ये 3 है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंक लैंडिंग। ट्रिपल एस्पेक्ट ऑफ बैंक लैंडिंग।
या इसे हम कहते हैं गोल्स ऑफ द गोल्स ऑफ द या एम्स ऑफ द बैंक्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एम्स ऑफ द बैंक या गोल्स ऑफ बैंक। बैंक के मकासद क्या है, बैंक क्या चाहता है? बैंक तीन चीज़ें चाहता है। बैंक क्या चाहता है? प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सिक्योरिटी, यानी ये दीज आर थ्री गोल्स ऑफ द बैंक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो कमर्शियल बैंक होता है उसके ये तीन एम्स हैं, और ये तीनों एम्स आपस में कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, यानी तीनों को इकट्ठे अचीव करना भी मुश्किल हो सकता है। इसको कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग एम्स। यू कांट अचीव थ्री ऑल थ्री एट ए टाइम, तो इसलिए इनको बैलेंस में रखना भी ज़रूरी है। ये क्या क्या है? नंबर वन ये है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये है कि बैंक जो है वो चाहेगा कि वो इतना प्रॉफिट कमाए कि वो अपने शेयर होल्डर्स को उसमें से कुछ दे सके। तो प्रॉफिट को अर्न करना बैंक का मकसद है या उसका एम है, गोल है, एम है या गोल है। और जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट आएगा कहाँ से, ये मैंने अभी समझाया था। प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ये आपके सामने कि ये जो मैंने अभी बात समझाई थी आपको, ये वाली, ये देखें कि प्रॉफिट कहाँ से आएगा। ये जो 10% आया था, ये वाला, ये बैंक का प्रॉफिट ही तो था कि बैंक ने 30% पे सूद 30% सूद पे इन्वेस्टर को कर्जा दिया और सेवर से पैसा इकट्ठा किया। 20% बैंक उनको देता है, 30% लेता है, 10% बैंक का प्रॉफिट है। ये बात समझाई थी जिसको हमने इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कहा था, लैंडिंग रेट माइनस डिपॉजिट रेट। क्योंकि नॉर्मली प्रॉफिटेबिलिटी की आस्पेक्ट्स को सामने रखें, प्रॉफिटेबिलिटी की आस्पेक्ट को सामने रखें तो लैंडिंग रेट हमेशा डिपॉजिट रेट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा उतना ही बैंक का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है ना जी, ये आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि बिगेस्ट प्रॉफिट केम फ्रॉम द लैंडिंग। कर्जा देगा ना बैंक और हायर इंटरेस्ट रेट पे देगा, और वो कैसे होगा, जब वो लॉन्ग टर्म लैंडिंग करेगा और ख़ास तौर पर जो हाई रिस्क कस्टमर्स हैं, क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा उसको, ज़्यादा कर्जा दे के, ज़्यादा बड़ी अमाउंट में ज़्यादा कर्जा दे के उस पर कमाई करेगा बैंक। प्रॉफिटेबिलिटी तभी होगी ना। उसके बाद नंबर 2 ये है कि बैंक के पास लिक्विडिटी भी हो। लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है, यानी उसके पास लिक्विड एसेट्स हों, उसके पास कॉइन्स हों, ताकि अगर कोई बंदा जो जिन्होंने पैसा बैंक में जमा करवाया हुआ है वो वापस लेने के लिए आ जाएं तो बैंक के पास पैसा होगा तो वो देगा ना। क्योंकि डिपॉजिटर्स जिन्होंने पैसा जमा कराया है उन्होंने अपना कैश विदड्रॉ करवाना है, अगर वो वापस कहेंगे बैंक से कि मैं पैसा दे, तो बैंक के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। इसलिए एसएलआर रखा जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, जो सेंट्रल बैंक रखवाता है, ताकि वो अपने जो कर्जे हैं उनको सेटल कर सके, चाहे वो किसी और बैंक से लिए हुए हैं या किसी सेवर ने जमा करवाए हैं पैसे वहाँ पर। क्योंकि जब किसी एक बैंक का चेक दूसरे बैंक के पास आता है तो वो बैंक ने उसका पेमेंट देनी होती है, तो वो जाहिर सी बात है उसी सूरत में दे सकेगा ना जब उसके पास पैसा होगा। तो इसलिए क्योंकि उसने दूसरे बैंकों के चेक, जो उसके अपने बैंक के चेक्स इशू हुए हुए हैं और दूसरे बैंकों के पास चले गए हैं, तो उसकी क्लियरेंस तो उसी बैंक ने ही करनी है ना। जैसे यहाँ पे इसने कहा है कि फॉर एग्जांपल जो बैंक है, कौन सा वाला, बर्कले बैंक्स, उसके कस्टमर ने 200 मिलियन का उसे चेक दिया और उसने वो जमा करवा दिया जाके किस में, दूसरे HBFC के कस्टमर ने उसकी पेमेंट देनी थी, तो HSBC के अंदर वो जाके जमा हो गया। HSBC ने, जाहिर सी बात है जब वो चेक जमा होगा तो वो 200 मिलियन का चेक जमा हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है कि उसने आगे 200 मिलियन उस बैंक के पास आ गया, तो वो आगे अब कर्जा देगा, जाहिर सी बात है, तो लैंडिंग करेगा ना। तो ये डिपॉजिट आया है ना 200 मिलियन का, तो उसको मैंने बताया 3 टुकड़े होते हैं, एक CRR, एक SLR और एक लोन। तो फर्ज कर लें कि 30 जो मिलियन है ना वो क्या है,
वो पे करना है। तो इसका मतलब ये है कि 170 मिलियन जो है वो पेमेंट होगी। तो ये बाकी कहाँ जमा हो जाएगा, वो सेंट्रल बैंक के पास जमा हो जाएगा या बैंक अपने पास रखेगा। तो वो उसे ऑपरेशनल डिपॉजिट्स कहते हैं, यानी जो CRR और SLR की बात कर रहा है। CRR जो कि सेंट्रल बैंक के पास बैंक ने जमा करवाना है, ये मैं अभी समझाई है आपको बात, ठीक है ना जी। तो ये बैंक के पास उधर जमा होना पड़ेगा वहाँ पे, और इसके ऊपर सेंट्रल बैंक उनको कोई पैसा कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। जो पैसे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाते हैं CRR की सूरत में, सेंट्रल बैंक उनके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है, ठीक है जी। उसके बाद है सिक्योरिटी। तो सेवर्स ने अपना पैसा बैंक में क्यों रखवाया था, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो पैसा स्टेबल भी है और सिक्योर भी है, क्योंकि ये सिक्योर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। तो बैंक क्या करता है, वही पैसा उठा के किन को दे देता है, रिस्क कस्टमर को दे देता है, यानी इन्वेस्टर को दे देता है, और हाई रिस्क वालों को भी दे देता है, क्योंकि वो क्या चाह रहा होता है, वो इंटरेस्ट चाहता है। तो बाज़ औक़ात वो बैड डेट्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, वो पैसा वापस नहीं मिलता, लेकिन बैंक को तो देना पड़ेगा ना जिनका है। तो इसलिए बैंक को चाहिए कि वो लैंड जब कर रहा हो तो वाइजली करे और सिक्योरिटी देखे कि वाकई उसको पैसा वापस मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। एक तो उसकी असल अमाउंट वापस मिले और एक उसका सूद भी मिले वापस बैंक को। तो ये 3 एस्पेक्ट बड़े ज़रूरी हैं जी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सिक्योरिटी। बैंक लैंडिंग जब कर रहा हो, या बैंक जो है, बैंक के 3 ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव हैं, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सिक्योरिटी, इसको आप मज़ीद, ये यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ से नया टॉपिक शुरू हुआ है, क्रेडिट क्रिएशन। लेकिन ये जो आपकी किताब में ये जो टेबल दी हुई है, ये वाली अगले सफ़े पे, यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये उसी चीज़ को शो कर रही है। समझ रहे हैं किस चीज़ को? ये जो अभी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कौन सा भला? ये वाला जो टेबल है ना, ये भी किसको शो कर रहा है? ये इसी चीज़ को शो कर रहा है, ये इस चीज़ को, ये वाली चीज़, यानी 1.3 का कुछ हिस्सा यहाँ पे है, ये वाला, और फिर कुछ हिस्सा ये इस टेबल में, ये वाला यहाँ था। ये वाला जो है ना, इलिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, और ये क्रेडिट क्रिएशन, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला, यानी 1.4 और ये 1.5 यहाँ से शुरू होता है फिर दोबारा। तो ये मतलब नेक्स्ट, ये जो सवाल है ना क्रेडिट क्रिएशन वाला, ये यहाँ से शुरू होके ये वाला हिस्सा जिसको मैंने ब्लू किया, वो ये नहीं आता इसमें, फिर यहाँ से शुरू होता है मजीद इलस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो इसलिए ये जो टेबल है ना, ये वाली, ये किसके लिए है? ये इस क्वेश्चन के लिए, ट्रिपल एस्पेक्ट ऑफ बैंक लैंडिंग या एम्स ऑफ द बैंक लैंड, इसको समझते हैं। ये इसकी एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ है ट्रिपल एस्पेक्ट ऑफ बैंक लैंडिंग। अब यहाँ पे ये समझें, यहाँ पे उसने सिर्फ किसी एक सॉरी, यहाँ पे ये जो टेबल है, ये आपको बताएगी कि ये जो यूके के अंदर बैंक्स हैं ना, उनकी एक टेबल दी गई है, और उनके सिर्फ एसेट साइड बताया गया, एसेट साइड, सिर्फ एसेट साइड। और इस एसेट साइड में आपने देखना है इस टेबल से कि क्या बैंक लैंडिंग के ये तीनों एस्पेक्ट्स इसमें नज़र आ रहे हैं। तो आपको नज़र आएगा कि इसमें वाकई नज़र आ रहे हैं। कैसे भला? जैसे हमने पहली चीज़ कही थी कि बैंक के पास क्या होनी चाहिए, लिक्विडिटी। तो यहाँ देखें, ये कैश बैंकों के पास पड़ा हुआ है, तमाम यूके के बैंकों के पास 0.2% कैश पड़ा हुआ है, तो लिक्विडिटी तो मौजूद है ना, ये लिक्विडिटी आ गई, ये वाली चीज़ आ गई। फिर है रिजर्व्स विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है ना, ये
इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक का नाम है इसे कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड, समझ गए? जिस तरह हमारा है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इस तरह उनका है। तो बैलेंसेज विद सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है भला? ये CRR है जो हमने अभी पढ़ा था, CRR। तो ये भी इसके ऊपर, ये भी असल में कैश ही है ना बैंक का, जो बैंकों का बैंक के पास पड़ा हुआ है, सेंट्रल बैंक के पास। तो ये भी लिक्विडिटी है। लेकिन आपको पता है कि इसके ऊपर जो बैंकों के पास पड़ा हुआ पैसा है, बैंक खुद को तो सूद नहीं दे सकते ना, बैंकों के पास पड़ा हुआ पैसा। और जो बैंकों का पैसा सेंट्रल बैंक के पास पड़ा हुआ है, सेंट्रल बैंक भी उनके ऊपर उसको किसी किस्म का इंटरेस्ट पे नहीं करता। इसका मतलब है कि ये वो पैसा है जिस पे कोई इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर देखें तो इसके अंदर आपको ये लिक्विडिटी है, लेकिन ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बैंक ने की हुई हैं, ये दोनों, ये नियर मनी है। तो ये क्या है? नियर मनी। इसका मतलब ये है कि ये भी तकरीबन नियर लिक्विड है, इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इनको, इनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये नियर लिक्विड है। इस तरह फिर ये देखें, ये जो एडवांसेस हैं ये हैं जो लोन्स दिए हैं बैंक ने। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर बैंक को क्या मिलेगा, ये तकरीबन 55% है। इसका मतलब है कि बैंक के टोटल जो एसेट्स हैं, बैंक के जो इन बैंकों के यूके के टोटल जो एसेट्स हैं, ये एसेट्स हैं सारे। समझ आ रही बात आपको? ये सारे क्या हैं? ये एसेट्स हैं, ये एसेट्स ऑफ ऑल यूके बैंक्स। तो इसमें से ये जो एडवांसेस हैं ये लोन्स हैं एक्चुअली। एडवांसेस का मतलब लोन्स, तो ये लोन के ऊपर बैंक को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ये प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रहा है ये। तो 55% यानी मोर देन 50% जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी का एलिमेंट मौजूद है। ये देखें तो ये 0.2 टू 0.4 यानी ये तकरीबन 6% या 10% के करीब 0.6% है। तो मतलब 5 to 10% जो है ये लिक्विडिटी का एलिमेंट मौजूद है। और फिर ये तीसरा जो है वो सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी मींस कि यहाँ पर आपके सामने जो प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो तो आप समझते हैं ना कि इसके ऊपर बैंक को क्या मिलना है, इसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलना होता है। तो ये इलिक्विड होते हैं, इसमें इलिक्विडिटी है क्योंकि ये लोन दे दिया ना इन्वेस्टर को, तो ये बैंक को पैसा वापस तो नहीं मिलेगा जब तक वो लोन की अमाउंट खत्म नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर हम इस टेबल का एनालिसिस करें तो हमें ये तीनों एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये वो सिक्योर है, बिल्कुल सिक्योर इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसका आपको बताया था कि डिस्काउंट पे इशू होता है और इसके अंदर कोई लॉस नहीं होता बिल्कुल भी। तो सिक्योरिटी का एलिमेंट भी मौजूद है, इसको हमने गिलेट एज सिक्योरिटीज का नाम भी दिया था। तो ये तीनों एस्पेक्ट इसका मतलब इस टेबल से नज़र आ रहा है कि यूके के जो एसेट का अगर हम एनालिसिस करें तो हमें ये तीनों एलिमेंट्स यानी लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सिक्योरिटी नज़र आती है। यही सारी चीज़ें आपको ABC में बताई गई हैं इसके अंदर, जो मैंने अभी आपको एनालिसिस करके बताया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा जी, सर जब बैंक में रॉबरी हो जाए तो बैंक की इस कंडीशन में क्या करता है? बैंक, ये अनोनिमस अटेंडी पता नहीं कौन है। बहरहाल जब बैंक में रॉबरी हो जाए तो बैंक जो है वो बंद हो जाता है जी उस टाइम। उसके बाद वो इंश्योरेंस हो तो बैंक को इंश्योरेंस वाले पेमेंट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि नेक्स्ट अगर चलें तो ये एक्चुअली क्वेश्चन का आधा हिस्सा इधर था, ये जो अभी आपने पढ़ा यहाँ तक, और बाकी इसकी टेबल से एक्सप्लेनेशन इधर अगले सफ़े पे थी ये वाली। तो ये अब आपने इस तरह पढ़ना है। और अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी सफ़े पे ये है क्रेडिट क्रिएशन का।
क्रेडिट क्रिएशन जो है ये हमने अब पढ़ना है। क्रेडिट क्रिएशन को हम पढ़ते हैं, इसको हम डिपॉजिट क्रिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपॉजिट क्रिएशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है जनाब कि स्टोरी पहले सुन लें, क्रेडिट क्रिएशन की स्टोरी मैं सुना दूं आपको। क्रेडिट क्रिएशन की स्टोरी सुनाऊं। जी, क्रेडिट क्रिएशन या इसको कहते हैं डिपॉजिट क्रिएशन। अच्छा, इसमें ये होता है जनाब कि जब एक शख्स, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि फर्ज कीजिए कि मैंने, ए शख्स ने, ए पर्सन है, मिस्टर ए का जो बैंक है ना वो है HBL, और जो मिस्टर बी है उसका बैंक फर्ज कर लीजिए वो है UBL। ठीक है ना जी, दो बैंक हैं, दो लोग हैं और दोनों के अकाउंट आपके सामने हैं। अब फर्ज करें कि मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पैसे देने हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पैसे देने हैं, और वो कितने देने हैं? वो फर्ज कर लीजिए कि 1000 रुपया देना है। यानी तो मिस्टर ए क्या करेगा? वो HBL का चेक लिखेगा, और कितनी अमाउंट का लिखेगा? जाहिर सी बात है, मैंने भी आपको समझाया कि 1000 रुपये का अमाउंट का वो कर्जा देना है, पेमेंट करनी। तो इसने क्या किया, 1000 रुपये का चेक लिखा, HBL का चेक। ये HBL का चेक है, इसने पे किसको करना है? पे करना है मिस्टर बी को। और कितनी अमाउंट पे करनी है? फर्ज कर लीजिए कितनी? 1000 रुपये। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मिस्टर बी के पास आ गया। अब जब मिस्टर बी के पास आएगा तो मिस्टर बी का बैंक क्या है? उसका नाम है UBL। वो ये चेक अपने बैंक में जमा करवा देगा। अब जब वो चेक इसके बैंक में जाएगा तो ये क्या करेगा? इसका मतलब ये होगा कि UBL के पास ये जो मिस्टर बी है, यानी मिस्टर बी कौन है? सेवर है, इसका नाम क्या है? मिस्टर बी। ये जो चेक है ये UBL में जाके कितने, HBL का चेक जो है वो 1000 रुपये का इधर जमा करा देगा। तो ये चेक किसका है भला? HBL का चेक है। अब UBL क्या करेगा? UBL मैंने अभी बताया था कि जो डिपॉजिट आता है उसके पास, अब ये UBL के पास ये डिपॉजिट आया है ना, डिपॉजिट कितने का आया? 1000 रुपये का। और फर्ज कर लें कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, जो अभी आपको समझाई थी रिजर्व रिक्वायरमेंट, वो फर्ज कर लें 20%। दोनों को जमा करके ना R कह दें, यानी CRR प्लस SLR, इसको हम R कह देते हैं। R मीन्स रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है ना, एक ही कह देते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट। वो कितनी है भला? R कितनी है भला? 20%। तो इसका मतलब ये है कि अगर UBL ने अगर किसी दूसरे शख्स को कर्जा देना है तो वो 1000 रुपया जो बैंक से HBL का चेक उसके पास आया है, उसमें से 20% जो है वो क्या करेगा? रिजर्व रिक्वायरमेंट में ले जाएगा। और कितने का कर्जा देगा आगे जाके इसको? इन्वेस्टर किसी भी बंदे को कर्जा देगा तो कितने का देगा? वो देगा 80% लोन दे सकेगा। मतलब 20% तो रिजर्व रिक्वायरमेंट में चला जाएगा ना, तो 80% लोन जाएगा। तो लोन कितना रह जाएगा? लोन रह जाएगा 80%।
तो 80% मीन्स 800 रुपये का कर्जा इधर जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? 800 रुपये का। और ये जो बैंक यूबीएल है, ये जो इन्वेस्टर को कर्जा दे रहा है 800 रुपये का, ये भी 800 रुपया डायरेक्ट कैश की सूरत में नहीं दे रहा है, बल्कि ये भी चेक दे रहा है। ये बात ज़हन में रहे कि डिपॉजिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन में ये अजम्पशन है क्या कि all the transactions are carried through checks। इसमें कोई भी पेमेंट या रिसीविंग कैश में नहीं होगी। नो कैश इज इन्वॉल्व्ड। इसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ये बात समझनी है, इसके अंदर कैश पेमेंट नहीं होगी। जहाँ कैश पेमेंट होगी वहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस रुक जाएगा। ये बात समझ गए हैं कि नहीं समझे? अब इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी का पेमेंट किया तो चेक में किया। आगे यूबीएल ने मिस्टर सी को चेक दिया, कर्जा लेने के लिए आया था ना ये वाला। ये इन्वेस्टर कौन है? ये मिस्टर सी है। मिस्टर सी ने यूबीएल से कर्जा लिया और कितने का कर्जा लिया? 800 रुपये का। तो यूबीएल ने क्या किया? यूबीएल ने उसको 800 रुपये का चेक दिया है, कैश नहीं दिया। उसने वो चेक लेके क्या करना है भला? जाहिर सी बात है, अगर उसने कर्जा लिया है बैंक से तो उसने किसी के पैसे देने होंगे 800 रुपया, या उसने कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी होगी, तो कुछ तो करना होगा। फर्ज कर लें कि उसने किसी के पैसे देने हैं, तो वो 800 रुपये का चेक लिखेगा और उसको दे देगा। वो चेक फिर दोबारा किसी बैंक में जमा हो जाएगा और वो बैंक फिर उसमें से 20% रिजर्व रिक्वायरमेंट काट के ना फिर आगे जितना भी अमाउंट बनेगी वो आगे दे देगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। कैसे होगा इसको हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्ज करते हैं ये बैंक क्या है? ए है। और बैंक ए के ये क्या है? एसेट्स है। और ये क्या है? लायबिलिटीज हैं। तो अब ये देखें कि एक बैंक के अंदर एक डिपॉजिट आता है, और वो कितना डिपॉजिट आता है? ये बैंक है यूबीएल और इसमें 1000 रुपये का चेक आता है। ये वाली बात मैं कर रहा हूँ, ये वाली है ना। ये 1000 रुपये यूबीएल में जमा करवा दिया। बैंक कौन सा है? बैंक का नाम कोई रख लेते हैं। बैंक का नाम है बैंक का नाम है ABC बैंक, ठीक है ना। ये बैंक का नाम है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक जाहिर सी बात है डिपॉजिट जो होते हैं वो बैंक की लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि बैंक ने वो पे करने होते हैं। बैंक इस डिपॉजिट के, मैंने आपको बताया था कि 3 टुकड़े करता है। 3 मतलब 2 कह लें, इन दोनों को मिला के 1 कह लें, और दूसरा टुकड़ा कौन सा कह लें? लोन। तो फर्ज कर लें कि रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है? रिजर्व रिक्वायरमेंट है 20%। तो 1000 रुपये का 20% करें तो रिजर्व कितनी आएगी? तो रिजर्व आएगा जी 200। और लोन कितना होगा? 80%, तो वो कितना बन जाएगा? 800। और ये आपकी बैलेंस शीट जो है वो कितनी होगी? 1000। और ये भी कितनी होगी? 1000। ये पहले बैंक की कहानी है। उसके बाद अब ये जो लोन इशू हुआ है कितना भला? 800 रुपये का। ये किसी को ABC बैंक में आया होगा ना कोई बंदा, उसने 800 रुपये का कर्जा ले लिया। बैंक ये कर्जा जो बैंक ABC बैंक ने दिया है इसको, ये इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं उसने, क्योंकि बैंक कभी भी इन कैश पेमेंट नहीं करता है। इस बंदे का अकाउंट ओपन हुआ होगा जिसने 800 रुपये का कर्जा लिया है, और 800 रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब ये इसने 800 रुपया किसी के देने हैं ना, तो ये अपनी 800 रुपया कैश नहीं देगा। ये इसमें अजम्पशन है कि सारी ट्रांजैक्शन कैसे होंगी? ये सारी ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू होंगी। ये जहन में रखना है, इसमें कोई कैश इन्वॉल्व, नो कैश इज इन्वॉल्व। ये जहन में रखनी है आपने चीज़। तो जो भी शख्स है
उसने 800 रुपये का कर्जा लेना है और फर्ज करें उसने मेरा ही कर्जा लेना है, और जो मेरा बैंक है उसका नाम है XYZ बैंक, है ना। अब मुझे इसने ABC बैंक का चेक दे दिया 800 रुपये का, मैंने वो जाके अपने बैंक में जमा करवाना है, ज़ाहिर सी बात है। तो मेरे बैंक का नाम है XYZ बैंक। अब मैं इसके भी इधर बैलेंस शीट बना रहा हूँ, एसेट्स, और ये क्या है, लायबिलिटीज़। तो अब मैं ये जो लोन 800 रुपये का, ये मैं जमा करवा दूंगा किस में, अपने बैंक में पैसे जमा कराऊंगा ना, मुझे 800 रुपये मिले, तो ये 800 रुपये अब इसके पास आ गया। अब इसके पास 800 रुपये का डिपॉजिट मेरे अकाउंट में जमा हो गया। अब मैंने, अब ये बैंक ने, अगर बैंक के पास तो ये डिपॉजिट आया ना, बैंक अब फिर इसके दो टुकड़े करेगा और इसका 20% रिजर्व में चला जाएगा, रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है। तो 800 का 20% करेंगे तो वो 160 रुपये हो जाएगा, और बाकी वो कितना चला जाएगा लोन, तो लोन कितना होगा 640 रुपये। तो 640 का मज़ीद कर्जा बैंक इशू कर देगा। ये फिर एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या हो गई बराबर। अब ये, इसका मतलब ये है कि ये जो 800 रुपया कर्जा था, ये इधर जाके फिर जमा, मैंने जिसको, जिस बंदे ने भी लेना था उसने मेरी पेमेंट करनी थी, मैंने, मुझे वो चेक मिला, मैंने अपने बैंक में जमा करवा दिया। मेरे बैंक ने क्या किया, जब उस मेरे बैंक के पास जब 800 रुपये आया तो उसने फिर उसके दो टुकड़े किए और 640 रुपये का कर्जा किसी और शख्स को दे दिया। अब ये 640 रुपये फ़र्ज कर लें अहमद ने कर्जा लिया है। अब अहमद क्या करेगा, अहमद ये अपने बैंक में जमा कराएगा, चेक मिलेगा ना इसको भी, और अहमद का बैंक जो है वो कोई है, उसका, उस बैंक का नाम है बैंक RST, ये बैंक का नाम फर्ज कर लें, ये उसके एसेट्स है ना। इस बैंक की बैलेंस शीट बना रहे हैं RST बैंक की, तो ये लायबिलिटीज़ जो हैं, सॉरी, लायबिलिटीज़। अच्छा, अब ये जो 800 रुपये का, 640 रुपये का चेक दिया है, ये कहाँ जमा हो जाएगा जाके इधर, और ये डिपॉजिट हो जाएगा RST बैंक में, और ये 640 रुपये। अब समझ आ रही बात, 640 रुपये का फिर रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है भला, अभी जो हमने रखी हुई है वो है 20%। तो 640 का निकालें तो रिजर्व्स कितने आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे 128 रुपये, और बाकी अमाउंट कहाँ चली जाएगी लोन में, और लोन कितना हो जाएगा 512। तो ये फिर जनाब 640 और 640, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो था, ये देखें 1000 पैसे खानी शुरू हुई थी, ये 1000 डिपॉजिट हुआ था यहाँ पे, फिर उसमें से 20% उन्होंने रिजर्व रिक्वायरमेंट पूरी करके बाकी लोन देना है, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट और लोन आ गई। फिर ये 800 रुपये किसी और बैंक में जमा हुआ, 640 उसने लोन दे दिया, ये 640 किसी और, ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हमने ये देखना है कि इस 1000 रुपये से कितना डिपॉजिट क्रिएट होता है। यहाँ तक तो आपको नज़र आ रहा है ना कि 1000 से डिपॉजिट, इनिशियल अमाउंट जो जमा हुई है वो कितनी हुई है 1000 रुपये। ये कैश जमा हुआ था, ये क्या हुआ था HBL के अंदर, ये ये क्या जमा हुआ था, कैश, इनिशियल अमाउंट कैश में जमा हुई थी 1000 रुपया। तो इससे कितने अमाउंट में जमा हो जाएगा पैसा, कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा इसकी अमाउंट। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो डिपॉजिट्स कितने इकट्ठे हो जाएंगे उसका फार्मूला है, और उसका फार्मूला ये है कि डिपॉजिट्स इज इक्वल टू इनिशियल कैश डिपॉजिट, ये डिपॉजिट क्रिएशन कितनी होगी, इनिशियल कैश डिपॉजिट डिवाइडेड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो
या इसको कैश रेशियो भी बोलते हैं, कैश रेशियो भी बोलते हैं, कैश रेशियो। तो ये आप करके देख लें, यानी इन अदर वर्ड्स इसको आप डी कह लीजिए। तो डी इज इक्वल टू, इसको हम कहेंगे 1/r इंटू इनिशियल कैश डिपॉजिट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 1r कितना था जी, r था 2.20 है ना, 20%, इंटू इनिशियल कैश कितना जमा हुआ था 1000। तो कितना जवाब आ जाएगा, तो डिपॉजिट कितना आ जाएगा आपके पास, इसको डिवाइड करके देख लें तो ये आ जाएगा जी 5000। ये देखें, देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस चलेगा, इस प्रोसेस के अंदर ये जो अभी तो मैंने ये 3 बैंकों तक करके दिखाया था ना, एक मैंने आपको ABC बैंक का बताया, फिर XYZ बैंक, फिर ये RST बैंक। अब ये फिर दोबारा से 1512 रुपये का लोन किसी और बैंक में जमा हो जाएगा, हो सकता है इस बैंक में ABC में दोबारा जमा हो जाए, या किसी भी बैंक में हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा बैंक चेंज होगा, उस बैंक में भी दोबारा आ सकता है। जिस बैंक में भी दोबारा भी आएगा ना, तो वो बैंक करेगा इसी तरीके से कि उसका 20%, ये फ़र्ज़ किया हुआ है 20%, 20 ये रेशो बदल भी सकती है आर, स्मॉल आर। तो जो भी होगा उसका रख के बाकी लोन दे देगा। और ये प्रोसेस कितने डिपॉजिट, ये डिपॉजिट कितने क्रिएट होंगे, ये डिपॉजिट कितने क्रिएट हो, वहाँ पे देखें तो ये 640 का डिपॉजिट क्रिएट हुआ, यहाँ 1000 का हुआ, यहाँ पे 800 का हुआ। तो ये चल रहा है ना अभी से, तो ये टोटल कितना होगा, ये फार्मूले से हमें पता चल गया 5000 रुपया इकट्ठा होगा इससे। अब यहाँ ये उस वक्त होगा है ना व्हेन r इक्वल टू 0.20। इसका मतलब ये है कि अगर r जो है 0.20 है तो डिपॉजिट कितने आते हैं 5000। और फर्ज कर लें कि r 0.10 कर देते हैं हम, तो फिर क्या जवाब आएगा, व्हेन r इज इक्वल टू 0.10, तो फिर जवाब आएगा 1/0.10 इंटू इनिशियल अमाउंट कितनी जमा हुई थी 1000। तो d क्या आएगा आपके पास, तो d आ जाएगा आपके पास 10,000। तो इसका मतलब ये 10,000। इससे ये पता चला कि r के बढ़ने से डिपॉजिट जो क्रिएशन है वो कम हो जाती है, या इन अदर वर्ड्स r के कम होने से डिपॉजिट क्रिएशन बढ़ जाती है। तो ये देखें, ये आपके सामने है कि ये 20 था तो ये 5000 था, ये 10 हुआ तो ये 10। तो ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जब r की वैल्यू कम हुई, ये कम हुई ना, तो डिपॉजिट क्रिएशन बढ़ गई है, नेगेटिव रिलेशनशिप। ये सिंपल सी बात है। ये क्यों बढ़ गई भला, क्योंकि अगर ये पहले अगर r 20% है तो लोन 80% जा रहा है, अगर ये 10% पे चले जाएंगे आप तो लोन ज़्यादा दे सकते हैं ना आप। जब लोन ज़्यादा दे सकेंगे तो डिपॉजिट क्रिएशन भी ज़्यादा होएगी, है ना, क्योंकि रिजर्व रिक्वायरमेंट में थोड़ा पैसा जाएगा, क्योंकि ये वो पैसा है जो डिपॉजिट क्रिएशन में काम नहीं आता। आर जो है ये तो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के पास जमा हो जाएगा ना, तो ये वो पैसा है जो डिपॉजिट क्रिएट करेगा लोन जो है। तो इसलिए जितनी आर कम होगी, इसलिए कमर्शियल बैंक ये चाहते हैं कि रिजर्व रिक्वायरमेंट कम से कम हो, ताकि ज़्यादा ज़्यादा पैसा वो लोन के तौर पर दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट क्रिएशन कर सकें। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और यहाँ से ये समझ आया कि रिजर्व रिक्वायरमेंट, यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि आर और डी का रिलेशनशिप जो है नेगेटिव है। आर डिनोमिनेटर में है, डी न्यूमिनेटर में है, तो आर और डी का रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव में है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमें बातें समझ में आ गई। मज़ीद बुक से मैं दिखा दूँ आपको। अच्छा जी, एक सवाल है, वो ये है कि डिपॉजिट्स लायबिलिटीज़ कैसे होगा। ये बैलेंस शीट किसकी बनाई है आपने,
बैलेंस शीट किसकी है भाई? ये बैलेंस शीट बैंक की है। तो बैंक के पास जब आप पैसा जमा करवाते हैं, जैसे मैं हूँ, कोई आम सी बात है, मैं बैंक में जाके पैसे जमा कराता हूँ, तो वो बैंक के एसेट हैं या लाइबिलिटीज हैं? वो लाइबिलिटीज होंगे ना बैंक के, तो बैंक ने वो पे करने हैं। ये बैंक के एसेट तो नहीं है डिपॉजिट, ये बैंक की, ये बैलेंस शीट एक शख्स की नहीं बन रही, बैलेंस शीट बैंक की बन रही है। तो बैंक की, ये बैंक के एसेट्स हैं और बैंक के लाइबिलिटीज हैं। तो बैंक डिपॉजिट जो होते हैं वो बैंक की लाइबिलिटीज होती हैं, क्योंकि बैंक ने वो पे करनी होती हैं। जितने भी बैंकों के पास हमारे पैसा पड़ा हुआ है, हमारे डिपॉजिट्स है ना, तो हम, हमारे लिए तो हम अगर मैं बनाऊं, मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊं डॉक्टर रमज़ान की, तो मेरे जो एसेट्स होंगे ना, वो मैं ये डिपॉजिट एसेट साइड पे लिखूंगा कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा है फॉर एग्जांपल, तो मैं अपनी एसेट साइड पे लिखूंगा। लेकिन बैंक जो है वो इसको, डिपॉजिट्स को कहाँ लिखेगा? अपनी लाइबिलिटी साइड पे लिखेगा, क्योंकि बैंक ने तो वो पे करने हैं। समझ आई बात? अच्छा, और क्या है जी? रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो वाज 20% एंड व्हाई यू आर मेंशनिंग 0.2%? वेरी गुड यार फातिमा, तुम तो बहुत काबिल हो। तो 20% का मतलब 0.20 ही होता है ना? 20% का क्या मतलब होता है? 0.20 ही होता है। 20% का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या आ जाएगा? 0.20 नहीं आएगा? 0.20 आएगा ना? यही बात, 20% मीन्स 20/100, है ना? तो 20 को जब आप तकसीम करेंगे 100 से, तो 0.20 आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, अच्छा, अब जो है वो और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ये मैं क्वेश्चन मेरे ख्याल है सारे बता चुका हूँ आपको, कोई और तो क्वेश्चन नहीं है इसके अलावा, है ना? फातिमा, तुम्हें ये बात समझ आई कि रिजर्व रिक्वायरमेंट जो 20% को 0.20 क्यों कहते हैं और 10% को 0.10 कहेंगे? ठीक है ना? चलो, अच्छा, अब आ जाइए बुक से, मैं ये दिखा दूँ आपको। ये बुक में मैंने आपको, सॉरी, बुक में मैंने आपको कहाँ तक करा दिया? ये जनाब अब आपने पढ़ लेना है। ये डिपॉजिट क्रिएशन ये मैंने समझा दिया, ये सारा पढ़िएगा आप। उसके बाद फिर इसकी मज़ीद वजाहत फिर यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, यानी पहले यहाँ से फिर यहाँ से, और इसमें यही वो 1000 से ही शुरू किया हुआ है इसने, और फिर उसको उसने ये देखें, ये वाला पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है आपको। ये बैंक की लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, ठीक है? तो ये ज़रा इसको मैंने आपको ज़रा सिंपल करके मज़ीद समझाया, ये इसने पूरा स्टेप्स बताए हुए हैं। इसने भी 20% ही लिया हुआ है, ठीक है ना जी? इसको मज़ीद देखिएगा। और ये बता दिया आपको कि कितने क्रेडिट इसको, अच्छा ये चीज़ एक मिस हुई है, इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं। 1 मिनट, दोबारा से यहाँ पे आइए। ये जो है ना 1/r, 1/r, ये पूरा ऐसे, क्योंकि ये इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर 1 है ना, इसको 1/r करके इनिशियल डिपॉजिट इधर लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं है। तो 1/r जो है ना, इसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है? 1/r को क्या कहते हैं? यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर को अगर हम इनिशियल कैश डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर दें तो डिपॉजिट क्रिएशन आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया? इसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है? या डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, और डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ओके, आप ज़रा बुक से देख लीजिए। बुक में मैंने आपको बता दिया कि ये सारा करेंगे, क्रेडिट मल्टीप्लायर भी समझा दिया। क्रेडिट मल्टीप्लायर मीन्स 1/r, और इसका और डिपॉजिट का रिलेशनशिप भी बता दिया कि आर के बढ़ने से डिपॉजिट क्रिएशन कम हो जाती है ना? नेगेटिव रिलेशनशिप अभी समझाया। अच्छा, फिर ये समझा दिया, ये एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया, फार्मूला समझा दिया।
और ये आपने एक इसका एग्जाम्पल है, ये करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना जी, ये क्वेश्चन है, इसमें एक न्यूमेरिकल है, इसको करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर जनाब यहाँ पे बताया हुआ है फ्रैक्शन रिजर्व सिस्टम, ये मैंने बता दिया, कैश रेशो भी समझा दी है। कल इंशाल्लाह ताला कैपिटल एडिक्वेसी रूल्स से शुरू करेंगे हम लोग, ये 1.7 से, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रूल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक हो गया। तो और कोई क्वेश्चन? क्रेडिट मल्टीप्लायर समझ नहीं आया, क्रेडिट मल्टीप्लायर नहीं समझ आया, अच्छा। क्रेडिट मल्टीप्लायर तो आसान ही है, ये देखो, क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि ये जो मल्टीप्लायर का मतलब पता है किसे कहते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो ये देखें, ये पूरी चीज़ जो है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, इस वाले हिस्से को क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं, 1/r को। और 1/r का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी रिजर्व रिक्वायरमेंट या कैश रेशियो बढ़ेगी, उतनी डिपॉजिट क्रिएशन कम हो जाएगी, बस इतनी है, उसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं थी। तो 1/r का मतलब है, 1/r का मतलब है क्रेडिट मल्टीप्लायर, ये 1/r, आर नहीं 1/r। आर का मतलब है रिजर्व रेशियो या कैश रेशियो, या कैश रेशियो। और ये किसके बराबर है? ये है CRR प्लस SLR, इन दोनों को जमा करें तो ये स्मॉल r बनता है, समझ गए। और यहाँ पे आपको मैंने r बताया था कि जितनी r की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये देखिए बढ़ गई है ना, उतनी डिपॉजिट क्रिएशन कम हो जाएगी, बस यही बात समझने वाली है। तो इसलिए क्रेडिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर इसे कहते हैं, 1/r को। और ये कहानी यहाँ पे आ गई, खत्म हो गई, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।